नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में और मैं आपका मित्र विकास। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भौतिक विज्ञान के टॉपिक प्रकाश के बारे में चर्चा करी थी और उसमें मैंने केवल सिद्धांतों को समझाते हुए अपने पहले भाग वन में मैंने कहा था कि मैं इस भाग में केवल थ्योरी और सिद्धांत समझाऊंगा, जिसमें परावर्तन के सिद्धांत, अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन शामिल थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट दूसरे भाग में मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल संबंधी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं अलग कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरुआत में बात करेंगे प्रकाश के नेक्स्ट टॉपिक लेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ा दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या फ़ायदा या क्या उपयोग है। तो लेंस वह पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर चलेगा, जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम हम लोग देखते थे अपवर्तन वाले में, ठीक है। तो लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह वक्र हो। वक्र का मतलब कर्व के रूप में हो, टेढ़ी हो, ठीक है। और यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक पहला हमारा होता है उत्तल लेंस, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब उत्तल से क्या मतलब हुआ समझेंगे। उत्तल, उत्त माने उठा हुआ, तल में जिसका तल, तो जिसका तल उठा हो यानी कि जो किनारों पे तो पतला हो और बीच में उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। और पहचान करने के लिए अवतल, अव माने झुका हो, गिरा हो, जिसका तल अर्थात जिसका बीच किनारे पे तो उठा हो पर बीच में तल गिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम अवतल लेंस। तो दोस्तों, अब ये तो उत्तल हो गया, अवतल हो गया, इनको हम क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की सभी किरणों को एक केंद्र की ओर अपसार यानी केंद्रित कर देता है। और अवतल को हम अपसारी कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब उत्तल लेंस के क्या दैनिक जीवन उपयोग हैं, क्या अवतल लेंस के, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद इससे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, कब फोकस, कब वक्रता त्रिज्या होती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसको हटाए दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस। सॉरी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इसका फिगर क्या है मैंने आपको बताया, जो बीच में उठा हुआ हो। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में हम लोगों मैंने इनके उपयोग, दैनिक जीवन के उपयोग लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ये उत्तल लेंस है, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसको ये केंद्र की तरफ अपसारित या एक तरफ केंद्रित कर देता है, इसलिए हम इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह आवर्धक लेंस भी होता है। आवर्धक जो मैग्नीफाइज हमने देखे जासूस लोग लेके चलते थे, या कभी कभी साइंस की लैब में हम लोग उसका यूज करते हैं, तो वो आवर्धक लेंस जो होते हैं उनमें हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और जिससे बड़ी हमें क्या दिखती है, वस्तु बड़ी दिखती है। और जब बड़ी दिखती है तो इसीलिए मरीजों में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो दूरदृष्टि दोष के मरीज होते हैं और उनके जो चश्मे का नंबर होता है, उनकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि उसमें उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। और लेंस की क्षमता की बात आ गई, तो लेंस की क्षमता हम लोग किस में नापते हैं, लेंस की क्षमता हम लोग डायप्टर में नापते हैं। और यह क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस की व्युत्क्रम या उल्टी होती है। मैं इसको आगे बता दूंगा जब लेंस की आवर्धन क्षमता और रेखीय आवर्धन क्षमता की बात करूंगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि चश्मे को छोड़कर,
चश्मे में क्या होता है कि हम उत्तल अवतल दोनों ही लेंसों का प्रयोग करते हैं, इसलिए और बाकी के सभी ऑप्टिक्स जो आपके प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग हो गया कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीयदर्शी, फोटो कैमरा, प्रोजेक्टर, जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उन सब में उत्तल लेंस का ही हम प्रयोग करते हैं। चौथा आपका है कि दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। अब मैं आपको जब नेत्र दोष बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा व्यक्ति में 3 प्रकार के रोग हो जाते हैं विजन को लेके, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक हल्का होता है जरा दृष्टि दोष। उस पर कम चर्चा होती है, तो अभी मैं दूर दृष्टि दोष के बता रहा हूँ कि दूर दृष्टि से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, मरीज होता है, उसके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे हमारा प्रतिबिंब उसका बड़ा दिखे। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, वैसे मैं इसको जब पढ़ाऊँगा तब बता देता कि सपोज कीजिए हमारी ये आँख है, ये हमारी आँख है, और जब इस पर कोई किरण दूर से आती है, और दूरदृष्टि में क्या होता है, देखो दृष्टि दोष में नाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब लिखा होता है दूरदृष्टि दोष तो लोगों को लगता है कि दूर की दृष्टि नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं होता, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनमें कि अगर लिखा है दूरदृष्टि दोष का कोई ग्रसित मरीज है, इसका मतलब उसे केवल दूर की ही दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही है। और एक शब्द मैं और कहूँगा कि निकट की नहीं दिखना का मतलब नहीं होता है, कभी कभी IAS वगैरह हम जब लिखित में पूछते हैं तो वहाँ पर पॉइंट कट जाता है, क्योंकि निकट की दिखती तो है लेकिन विजन साफ नहीं होता है, वो साफ नहीं दिखती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ये नहीं होता है कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसे बिल्कुल निकट का दिखे ही नहीं। एक मिनट में फैन बंद कर देता हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे, फैन चालू था इसलिए आवाज़ पे थोड़ा अंतर आ जाता है। तो मैं बता रहा था कि जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर की तो दिखती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा, जैसे हमारा रेटिना यहाँ पर है, तो ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ये हमारा रेटिना से बाहर बना देता है, जो दूरदृष्टि का होता है फोकस, और जब बाहर निकल जाएगा तो रेटिना बनेगा नहीं, व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो और फिर जब हम लोग यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, एक मिनट, जब यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको फोकस कर देगा रेटिना पे और वस्तु हमें दिखने लगती है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में नंबर हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाकी और भी प्रयोग हैं मैं बताऊँगा, और अभी आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझना है, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं इसलिए आज जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं सब चीज़ लेके चलना चाहता हूँ, सब समझाना चाहता हूँ, और उसके बाद कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लिख जल्दी दूंगा और समझाने का काम बाद में कर दूंगा। तो चलते हैं, उत्तल लेंस हो गया। और एक और चीज़ आप लोग याद रखना कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इनके काफ़ी गुणधर्म एक ही होते हैं। जब मैं दर्पण पढ़ाऊँगा आपको तो समझा दूँगा। जो प्रतिबिंब वगैरह बनते भी हैं अभी आगे लेंस में सिखाऊंगा आपको, वो भी उत्तल लेंस की तरह अवतल दर्पण में प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस क्लियर हो गया होगा कि वह लेंस जो जिसका तल बीच में उठा हुआ होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, आवर्धक लेंस भी आता है, और इसमें वस्तु हमें क्या दिखती, बड़ी दिखती है, जिसके कारण इसमें नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। चश्मे को छोड़कर सभी प्रकाशिक यंत्र, चाहे वह सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, कैमरा, प्रोजेक्टर, कुछ भी हो, मैग्नीफाइंग लेंस हो, सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। और दूरदृष्टि के मरीजों में, जिसमें दूर की दृष्टि तो दिखती है हमें स्पष्ट और पास की नहीं दिखती है स्पष्ट, तो उसमें हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि को एक नाम और होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ अगर दिख रहा हो, हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया रोग से पीड़ित व्यक्ति पर कौन सा चश्मा, या कुछ पूछते हैं, उसमें दूरदृष्टि नहीं देते हैं तो यह नाम से पूछ देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अवतल लेंस की ओर। एक पॉइंट और रह गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो उत्तल लेंस में जब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा वास्तविक होता है। दोनों के लिए बता दे रहा हूँ मैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण वास्तविक होगा तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। उत्तल लेंस में आपको याद रखना है, रियल होगा जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन
उल्टा होगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक उत्तल लेंस रखा है, यहाँ से कोई एफ पे वस्तु रखी है और इसको जाएगा तो इसका जब अनंत पे ये बनेगा तो यहाँ पे उल्टा बनेगा। ठीक, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तल लेंस में हमेशा आपको याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, ये पता नहीं क्यों ख़त्म हो गई, अवतल लेंस। अब सामने है हमारे अवतल लेंस, और अब मैं बताऊंगा आपको अवतल लेंस को अंग्रेजी में हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि जो हमारी किरणों को फैला देता है, अपसार कर देता है। ठीक है, इसको हम न्यूनकारी लेंस भी कहते हैं। न्यूनकारी जब कहेंगे इसका मतलब ये हमें क्या है, वस्तु को छोटा करके दिखाता है, वह बड़ा करके दिखा रहा था। इसलिए जब अवतल लेंस का जो चश्मा बनता है उसकी हमेशा क्षमता जो होती है वो नेगेटिव या माइनस में नापी जाती है। और तीसरा है निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति। निकट दृष्टि को भी हम मायोपिया भी कहते हैं, आप लोग याद रखना, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगता है, क्योंकि उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। उसमें क्या था उत्तल लेंस में कि वह प्रतिबिंब बना रहा था, वह वास्तविक दे रहा था, रियल इमेज दे रहा था और उल्टी दे रहा था, लेकिन और इसमें इमेजिन होगा किंतु सीधी इमेज बनती है। और अवतल लेंस तो आपने देखा ही है, जिसका किनारे के तल उठे हुए होते हैं और बीच का तल बैठा हुआ होता है, झुका हुआ या गिरा हुआ होता है। तो दोनों लेंस हमने कर लिए, उत्तल अवतल की बात भी कर ली, उनको समझ भी लिया किस प्रयोग में आते हैं। और उत्तल लेंस क्या होता है हमारा कि दूरदृष्टि में उपयोग होता है, अवतल लेंस हमारा निकट दृष्टि में उपयोग होता है। और भी कई प्रयोग होते हैं उत्तल लेंस के, जैसे दाढ़ी बनाने में उसको प्रयोग कर लेते हैं जब हम अवतल दर्पण के साथ उसकी समानता करते हैं। ठीक है, हेडलाइट्स जो गाड़ी की होती है उनमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण वगैरह। तो मैं जब दर्पण पढ़ाऊंगा मैं उसको तब उसको क्लियर करूंगा। अभी आपको उत्तल और अवतल लेंस में अंतर समझना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो कभी कभी क्वेश्चन मेन आते हैं उनके बारे में, कि उत्तल लेंस से देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं जिनसे भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ देखने का काम करते हैं, तो उसमें हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग होगा और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं इसकी बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में कहा मैं इतनी छोटी ट्रिक्स दूंगा जो आपको फिर उसके बाद कभी नहीं। यहाँ पे हमारा प्रकाशित केंद्र है, मान लीजिए ये हमारा इधर से फोकस है, इधर 2F है और डॉट 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 करके आगे चले जाइए, यहाँ हमारा अनंत पॉइंट है कोई, यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ 2F है और यहाँ भी चले जाइए अनंत पॉइंट है। तो दोस्तों हमेशा याद कर लेना है आपको, मैं एक आपको सामने एक टेबलर फॉर्म बनाए दे रहा हूँ और जो कि हमेशा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए प्रयोग होगी और हमेशा इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। सपोज करिए ऊपर हमारी वस्तु रखी है और नीचे हमारा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमेशा आता है कि यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस F पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या 2F पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए बिल्कुल आपको सिंपल करनी है कि वस्तु या तो F पे रखी होगी या 2F पे रखी है या फिर इन्फिनिटी पे, और जब इसका देखो F 2F इन्फिनिटी बढ़ते चले गए और इधर क्या होगा इन्फिनिटी 2F और F, इन्फिनिटी के नीचे F आ जाएगा, F के नीचे इन्फिनिटी आएगा, बाकी अनचेंज रहेगा। तो बस हो गया कि यदि कभी वस्तु हमारी F पर रखी है और जब इसका इधर जाएगा ये तो फोकस होकर जाएगा, जो अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब कहीं बनता है वह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी कि अगर F पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे, और अनंत वाली आएगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत वाले का F का, और 2F का प्रतिबिंब हमेशा 2F पर ही बनेगा।
बस आपको इतना ही हमेशा याद रखना और बहुत ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने देखा काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक्स निकाली है कि बस आपसे पूछा, आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया कि वस्तु कहाँ रखी बता रहे हैं, ठीक है, और वस्तु कहाँ, और कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि वस्तु मान लीजिए f या 2f के बीच में रखा है या अनंत और 2f के बीच में रखा है, तो बस वो उन्हीं के बीच में ही बनेगा, ठीक है, कि अगर f और 2f के बीच में रखा है तो अनंत और 2f के बीच में कहीं बनेगा। मतलब समझ करिए, यानी कि अगर f और 2f के बीच में कहीं वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी अनंत और 2f के बीच में कहीं बनेगा, और 2f और इन्फिनिटिव के बीच में यहाँ कहीं रखी है वस्तु तो उसका अनंत भी 2f और f के बीच में बनेगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, उसी क्रम में बढ़ते रहना है। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि उत्तल दर्पण से उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ये आपको याद रखना है। बाकी का टेबल याद रख लेनी है, टेबल भी बहुत कोई टफ नहीं है, बस f 2f इन्फिनिटी और उधर से लौटते हुए प्रतिबिंब इन्फिनिटी 2f और f, अगर बीच में आ देता तो उसके बीच में कहीं बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमेशा ये जो प्रतिबिंब का बनना है उत्तल लेंस के साथ, प्रतिबिंब का बनना, ये मैं उम्मीद रखता हूँ कभी नहीं भूलेंगे आप लोग और इसके क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ देता है कि अगर एक कोई वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर, और f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जाके बनेगा, और प्रतिबिंब अगर वस्तु अगर कहीं अनंत पे है तो उसका हमारे फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। वेरी सिंपल है और उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये याद रहेगी। तो इस प्रकार हमारे उत्तल और अवतल लेंस और उनके प्रतिबिंब का बनना हमने कंफर्म किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम और करेंगे दर्पण की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दर्पण। दर्पण, मिरर। दोस्तों दर्पण दो प्रकार के भागों में बांटे जाते हैं, अगर मैं डेफिनेशन बाद में ऐड कर दूंगा, अभी आप लोग समझ लीजिए। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, अगर मैं दर्पण से इसको लेता हूं, ठीक है, ये दो मान लो समतल हो गया और इधर एक आ जाएगा बी, और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण जिसे बोलते हैं, वह दर्पण जिसकी एक सतह वक्र हो, और जब गोली की बात हो जाएगी तो सीधी बात हो गई हमारी, एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो हमें पता है कि घरों में जो हम लोग शीशा देखते हैं वह हमारा क्या है, समतल दर्पण है। कहीं पर लाइट के लिए अगर हम शीशा को परावर्तक के रूप में यूज करते हैं वहाँ समतल दर्पण को लगा देते हैं। खिड़कियों में, घरों में कांच के लिए उपयोग करते में समतल दर्पण को लगा देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कभी इससे एक पॉइंट आ जाता है कि यदि आप किसी समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं, अर्थात आप शीशे में चाहते हैं कि मैं इसमें पूरा दिखूं, तो उसके लिए समतल दर्पण को कितना लंबा होना आवश्यक है। तो बस आपको याद रखना है कि यदि वस्तु को समतल दर्पण में पूर्ण रूप से अपना प्रतिबिंब देखना है तो वह कम से कम उसकी आधी ऊंचाई का होना चाहिए। अर्थात यदि मैं अपने आप को किसी शीशे में पूरा देखना चाहता हूं तो शीशे की ऊंचाई मेरी आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही एक क्वेश्चन बनता है समतल दर्पण से, उसके बाद कोई नहीं बनता है, लगभग मैंने तो नहीं देखा है, और क्योंकि ये बहुत ईजी मतलब सिंपल है, ठीक है। मेन जो इसमें आते हैं वो हमेशा उत्तल और अवतल दर्पण की बात हो जाती है, वहाँ हमने बात करी थी उत्तल और अवतल लेंस की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बस आपको याद रखना है कि शीशे की लंबाई आधी होनी चाहिए, यदि आप उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, अगर आप उसको पूर्ण रूप से उसके अंदर अपने आप को देखना चाहते हैं तो वह लंबाई होनी चाहिए आधी। अब उत्तल दर्पण और एक तरफ मैं ले रहा हूं अवतल दर्पण। इनके क्या प्रयोग हैं और आप लोगों को जानने हैं। वेरी सिंपल है, इनका कोई ज़्यादा नहीं है। उत्तल दर्पण का हमेशा प्रयोग ज़्यादातर होता है, वो कहाँ होता है मैं आपको बताऊं, यह होता है बैक साइड, जो व्यू मिरर होता है हमारी गाड़ियों में, आपने देखा हो जो कार के साइड के शीशे होते हैं वह उत्तल दर्पण के बने होते हैं, जिससे पीछे से आ रही वस्तु
का प्रतिबिंब हमें छोटा और दिख जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कारों के बैक, जो कारों के साइड व्यू होते हैं, कारों के साइड के जो दर्पण लगाते हैं हम लोग, शीशे लगाते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है दैनिक जीवन में? इसे हम सेविंग मिरर भी बनाते हैं। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें चेहरा हमें थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, उसके लिए दाढ़ी बनाने में हम जिस शीशे का प्रयोग करते हैं वह होता है हमारा अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें, और हाँ एक चीज़ और आप लोग सीजिए, जो कार के अंदर शीशा लगा होता है ना, रियल साइड व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, वह समतल दर्पण का होता है। ठीक है, उसमें हम लोग उसकी वास्तविक ऊंचाई वो देखते हैं जो कार के अंदर होता है। ठीक है, जो बाहर होते हैं बैक साइड व्यू मिरर, वहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ईएनटी जो सर्जन होते हैं, जो नाक कान गले के होते हैं, आपने कभी देखा होगा अगर आप कान के नाक के डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ अपने सिर पे एक मिरर लगा के आपके देखते हैं कान में, वह उत्तल लेंस या अवतल दर्पण का बना होता है। तो लिख लीजिए ईएनटी डॉक्टर्स के उपयोग में और भी प्रयोग है इसके। गाड़ी की जो फ्रंट लाइट होती है, हेडलाइट, उसमें हेडलाइट किसमें? गाड़ी की हेडलाइट में। चौथा एक और होता है सर्च लाइट में। जब कभी कभी आपने देखा हो समुद्र किनारे या कहीं एक किसी जगह पे सर्च लाइट मारी जाती है, और चूंकि ये अपसारी दर्पण होता है, प्रकाश को फैलाता है, तो हमारी सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण कहाँ का यूज किया जाता है आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे स्ट्रीट लैंप में, जो सड़कों के किनारे आपकी लाइटें जलती हैं स्ट्रीट लैंप, वहाँ पर क्या हमारा होता है? उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और क्यों? और एक चीज़ और मैंने उसमें बताया था आपको कि अवतल दर्पण में क्या होता था, जो प्रतिबिंब बनता था वो वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस की तरह, और इसमें अवतल लेंस की तरह हो जाएगा क्या? इसमें आभासी बनेगा, और सॉरी यहाँ सीधा नहीं, सॉरी बहुत यहाँ पे उल्टा बनता है, बताते बताते दिमाग सट जाता है, यहाँ पे सीधा। तो ये तो थे हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैं इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और बाकी मैं आपको हेडलाइंस बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण पूरा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। पीछे मैंने जो टेबल दी थी वह अवतल दर्पण पर आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा F और P के बीच, केंद्र के बीच में बन जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पर एक ही जगह बनता है, आभासी और सीधा, और कहीं बनता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ उस वीडियो में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेके चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ। जो दृष्टि दोष हैं उनको मैंने बता तो दिया है, फिर भी मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ। दृष्टि दोष, विजन प्रॉब्लम जो होती है, सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दोस्तों जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित होता है, उसको पास की वस्तुएं तो दिख जाती हैं, किंतु दूर की वस्तुओं देखने में उसे असहजता या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। देखो नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे निकट दृष्टि दोष हो, जैसे निकट का ही दोष हो, लेकिन इसका हमेशा उल्टा होता है। निकट का दृष्टि तो दिख रहा है, बाकी में दोष है, ऐसे समझते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो पास की तो दिख जाती हैं, और इसमें वही मैंने बताया था कि यदि एक आँख है और इस पर कोई किरण आ रही है तो ये क्या करता है, जो इसका प्रतिबिंब फोकस करता है वो जाके कहाँ? बाहर कर देता है, इसलिए व्यक्ति को नहीं दिखता। हमारा ये रेटिना है, रेटिना पे ना बनकर प्रतिबिंब बाहर बनेगा तो कैसे दिखेगा? इसलिए इसको पास की चीज़ें नहीं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, पास की तो दिखती हैं। और जब हम लोग इसमें आप अवतल लेंस लगा देते हैं, अवतल लगाएंगे इसमें, तो अवतल के रूप में बना दे रहा हूँ। अवतल कैसा होगा? ऐसा। तो यह क्या करेगा, ये सपोज आँख है हमारी, तो इससे आप जो किरण वो करेगा वो क्या करेगा? फोकस पे इसको ला देगा। अरे मैं सॉरी,
एक मिनट, ये मैं निकट दृष्टि पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें तो ये होता है कि यह जो आती है इनको पहले बना देता है। अब सही है, अब ये दूर कर देगा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोस्त में हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का। और दूसरा है आपका दूरदृष्टि। इसमें क्या होता है, दूर की दृष्टि तो दिखती है किंतु पास की नहीं दिखती है। क्या होता है, जब आँख के पास हमारी आँख में कोई किरण आती है, वह इसका प्रतिबिंब क्या करता है, बाहर बना देता है जाके। तो वो रेटिना बना के बाहर बना देगा तो नहीं दिखता है। और जब हम लोग इस पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं चश्मे के रूप में, तो यह क्या करेगा, आपके रेटिना पे ही, ये मान लीजिए आँख है आपकी, तो रेटिना पे ही इसे केंद्रित कर देता है और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। ठीक है, तो बस ये बहुत ही सिंपल है। इसको कहते हैं मायोपिया, इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, जो इसके साइंटिफिक नाम है। इनसे ही कभी कभी क्वेश्चन करके पूछ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रकाश का पॉइंट रहा जा रहा है, मैं उसको भी कवर करे दे रहा हूँ। एक चीज़ और आती है कि दृष्टि दोष कब पता चलता है, तो जो आपके स्वस्थ मनुष्य की देखने की स्पष्ट दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और पास के 25 सेंटीमीटर हमें कम ज़्यादा दिखने लगता है, वहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि इसमें दृष्टि दोष आ रहा है। तो इसी में कभी कभी रेखीय आवर्धन आ जाता है, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए। तो वह क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है, रेखीय आवर्धन। समझ लीजिए, अगर ये कहा जाए आपसे कोई एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर की और दूर जाके उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो रेखीय आवर्धन क्षमता क्या हो गई, तो m बराबर इसका लग जाएगा v/u, जहाँ पर v होता है आपके प्रतिबिंब का आकार और u है आपका वस्तु का आकार। वेरी सिंपल है, इसके केवल अनुपात को ही हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता कह के निकाल लेते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। और कभी कभी अगर डिस्टेंस के रूप में फॉर्मूला आता है इसका, तो m बराबर 1 प्लस d/f लग जाता है उसमें, जहाँ d तो आपकी वही रखी जाएगी 25 सेंटीमीटर जो एक स्पष्ट दूरी होती थी, और फोकस आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इतने फोकस दूरी पे ये रेखीय क्षमता बताइए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सूत्र हैं दोनों, ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद कभी इससे न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप लोग इससे कर लीजिए रेखीय आवर्धन क्षमता। देख लीजिए, मैं इसके सबके बाद में बाकायदा डेफिनेशन के सभी के लगा दूंगा वीडियो में नोट्स, जिससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी जब भी आप वीडियो देखेंगे। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन यही है कि वो अपने संबंध, इसलिए मैं एक और बता रहा हूँ, रमन का प्रभाव। यह भी एक प्रकाश का ही टॉपिक है, काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते हैं इसमें। दोस्तों, डॉक्टर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय मूल के थे। इन्होंने सन 1930 में भौतिक के क्षेत्र पे, कब 1930 में नोबेल पुरस्कार अपने इस रमन स्पेक्ट्रम प्रभाव पे पाया था। और चूंकि इन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को किया था, इसलिए प्रति वर्ष 28 फरवरी को हम लोग भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर, स्कैटरिंग पर या पर विक्षेपण वाला जो पॉइंट था उस पर आधार है। क्या आधारित है मैं ये भी आपको बताए दे रहा हूँ। डॉक्टर CV रमन ने बताया था कि जब हम लोग एक पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है, प्रस्फुटन होता है, तो उसमें जो प्रकीर्णित विकिरण किरणें होती हैं उनकी आवृत्ति जो आपतित किरण होती है उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए इसी को हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं। इनका एक स्पेक्ट्रम चलता है जिसमें उन्होंने बताया था अगर ज़्यादा हो जाती है जब इसकी आवृत्ति, उन्हें एंटी स्टॉक बोलते हैं, प्रति स्टॉक रमन वैले प्रभाव होता है जिसमें V+ पॉजिटिव B चलता है। यहाँ पे रमन का स्पेक्ट्रम होता है, अगर कम हो जाता है तो इसको
स्ट्रोक रेखाएं कहते हैं। बहुत सिंपल है कि प्रकीर्णित किरणों की आवृत्ति आपतित किरणों की आवृत्ति से कम या ज़्यादा हो सकती है। डेट्स इज रमन स्पेक्ट्रम इफेक्ट। तो डॉक्टर सी वी रमन को इसमें 1930 को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये तो थे आपके सभी पॉइंट, और मैंने एक दो टॉपिक इसमें लैप्स कर दिए हैं, वो मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ प्रकाश के टॉपिक समझ में आए होंगे। तब तक के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।